सा पार्टनरशिप से हटके है, ठीक है। पार्टनरशिप पढ़ते हुए आते कई टाइम से, एलएलपी भी पढ़ लिया अपना, डाउट है इसमें एग्जाम्पल कम मिलेंगे। अब एग्जाम्पल आएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दबा के आएंगे उसमें एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल में गौरी आएगी बस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तूने क्यों नहीं गौरी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मेरा बेस ही इसी पे है, ठीक है। वहां तो प्रपोजल दिया जाएगा, है ना, ऑफर दिया जाएगा, गौरी उसको एक्सेप्ट करेगी, मजे तो असली वही आएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वही करवा दो, इसलिए हम पहले थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं ऐसे वाला काम। चलो द कंपनीज एक्ट 2013, देखो इससे पुराना एक्ट कौन सा था कंपनीज एक्ट का? हाँ जी, इससे पुराना एक्ट कौन सा था? पहले था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। उसके बाद बना है कंपनीज एक्ट 2013 जो कि इफेक्टिव हुआ था कब से? 1 अप्रैल 2014 से 2014 से, क्लियर है? अच्छा, ये लाया क्यों क्या था? मतलब कुछ नए प्रोविजंस को ऐड करने के लिए। इसको मच्छर खा रहे हैं, ये रहा देखो, ये रहा देखो, ये रहा तुम क्या रहो प्रवेश फैन, ठीक है। हमारी जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुई है, उसकी वजह से हमारे को पुराना एक्ट फॉलो करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसलिए इनको नया एक्ट लाना जरूरी था जो कि हमारे मतलब आज के टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो सके उसके प्रोविजन, समझ रहे हो? मतलब इतनी ग्रोथ हो गई है हमारे वर्ल्ड में, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर हम काम करने लगे, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब डिजिटलाइजेशन जो चल रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे वो सब यहाँ पर नहीं थे, तो उन सबको उसके अंदर डालने के लिए हमको एक्ट को ही नया लाना पड़ा, और नया एक्ट का अपना कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका एम क्या था? कंपनीज एक्ट 2013 का एम था टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशन है, जो कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशंस है उनको क्या करना है? सिंपल करना है, समझने के लिए, लोगों को कंप्लाई करने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको सिंपल प्रोविजंस फॉलो करवाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 को लेकर आया था। टू स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? माइनॉरिटी का मतलब जो कम अमाउंट के, जिन्होंने कम शेयर्स ले रखे हैं, इन्वेस्टमेंट जिनकी कम है, उनका क्या होता है? कई बार देखो कंपनीज डिसीजन लेती है ना, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स से लेती है ना। कंपनी जब डिसीजन लेती है तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जिस चीज के लिए हाँ कर दे वो डिसीजन ले लिया जाता है। तो बताओ, जिन्होंने छोटे छोटे अमाउंट के शेयर ले रखे हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो उनको वैल्यू देने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 को इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है। क्लियर है? ये तो था इंट्रोडक्शन, कोई बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कभी आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 क्यों लाया गया था, ठीक है। अगर अब तुम्हारा ये पेन, कॉपी, बुक ये सब देना बंद हो गया हो तो मैं शुरू कर लूँ आगे? हो गया सबका? चलो अब सुनो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किस किस पर एप्लीकेबल होगा बताओ? कंपनीज एक्ट कौन कौन सी कंपनीज पर लगेगा बताओगे? कौन कौन सी कंपनी पर लगेगा? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पर, पब्लिक कंपनी पर, और वन पर्सन कंपनी पर, एक्सेट्रा इसलिए बोला मींस जितने भी तरीके की कंपनी बनाई जाएंगी कौन से एक्ट के तहत? कंपनीज एक्ट 2013। तो वो उन सबको कहाँ पर? अच्छा, एक तो 2013 के अंदर जो कंपनीज बनी है उनके ऊपर तो ये 13 लगेगा
2013 के एक्ट आने से पिछली कंपनी थी, उनका क्या, उनको बंद करवा दें? तो उन पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसमें ऐसा लिखें कि जो कंपनीज हमारे कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड थी, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले किस पे लगेगा? उन कंपनीज पर जो कि इनकॉर्पोरेटेड हैं, जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर एक तो दिस एक्ट यानी कि 2013 एक्ट, अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यहां पर दिस एक्ट को मैं ये लिख सकती हूँ 2013 वाला है, और प्रीवियस कंपनी लॉ को मैं लिख सकती हूँ 1956 वाला है। समझ में आ रहा है? यानी कि वो हर एक कंपनी जो हमारे इस एक्ट के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन करवा रही है, उन पर भी एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ पिछले कंपनी लॉ में जो कंपनी रजिस्टर्ड थी, उन पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आया? अच्छा, 3 नाम मैं ऐसे लूंगी जिनका खुद का अपना एक एक्ट है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। वो हमारी 3 कंपनीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है बैंकिंग कंपनी, दूसरी है आपकी कंपनीज एंगेज्ड, किसमें एंगेज्ड? इन जनरेशन और सप्लाई टू इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? और एक आपकी आती है हाँ जी, जो बैंकिंग कंपनी है उसका खुद का अपना एक एक्ट है, उसका खुद का अपना एक एक्ट है, जिस एक्ट का नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर है? तो बैंक को अपने प्रोविजन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब एक बात बताओ, बैंकिंग कंपनी के फादर कौन हुए? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो वो अपने फादर की बात मानेगा या अंकल की बात मानेगा? फादर की बात। लेकिन जहां पर फादर एडवाइस देना बंद कर दे अंकल, तो किसकी बात मानेगा? किसकी बात मानेगा? अंकल की। अंकल कौन हुए? कंपनीज एक्ट 2013। तो इसकी लाइन अगर मैं पढ़ रहा हूं तो क्या है? इंश्योरेंस कंपनी except where the provision of the said act are inconsistent with the provision of Insurance Act 1938 और IRDA, ये आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है? अगर उसके प्रोविजन से ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट समझ रहे हो क्या होता है? मतलब दोनों एक्ट में अलग अलग बात कही गई हो, मिलती जुलती बात ना हो, उनको छोड़कर बाकियों पर क्या लग जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर बैंकिंग एक्ट अप्लाई हो जाएगा। मतलब उससे जो स्पेशल एक्ट है उसका, उसी की बात को मानेगा, लेकिन जनरली उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जहां पर ये दोनों अलग अलग बात कहेंगे तो ये किसकी बात मानेगा? अपने पापा की। ठीक है? जहां पर ये दोनों सेम बात कह रहे हैं तो दोनों को भी फॉलो करते हुए चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेटेड एक्ट है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक है? और यहाँ पर आपका इंश्योरेंस एक्ट 1938। क्लियर है? ठीक है? जहां पर दोनों के प्रोविजन अलग अलग होंगे तो बैंकिंग कंपनी फंस जाएगी ना, किसको मानो? तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने पापा की बात मानो। IRDA इंश्योरेंस से रिलेटेड अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। ठीक है? जैसे आपकी वो देखा लिस्टेड
कंपनी को रेगुलेट करने वाली कौन है? सेबी है। सेबी है, सुना है सेबी का नाम? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी एक अथॉरिटी है जो कि लिस्टेड कंपनीज को मैनेज करती है। वैसे ही IRDA भी एक ऐसी अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस कंपनी को मैनेज करती है, ठीक है। तो उसका अपना इंश्योरेंस एक्ट भी बना हुआ है और अथॉरिटी एक्ट भी बना हुआ है, ठीक है, जिसके प्रोविजंस इंश्योरेंस कंपनी को फॉलो करने होते हैं। अब ये चारों आपको याद रहेंगी। एक तो वो कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने 3 कंपनी जो बिल्कुल सीरीज में बताई, क्या? बैंकिंग और जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस कंपनी, ये तीनों इकट्ठे याद कर सकते हो। इनसे रिलेटेड इनके खुद के एक्ट हैं। अगर कोई बात दोनों अलग अलग कहते हैं तो ये अपने एक्ट की बात मानेंगे और जनरली इनके ऊपर कंपनीज एक्ट फॉलो एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? चलो, अब आता है एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। मीन्स कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी चीज को प्रमोट करने के लिए कुछ कंपनीज बना दी जाती है ना। जैसे मान लो अपना ये जो SEZ वाले एरियाज होते हैं, SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां पर ना जल्दी से कोई कंपनीज खोलने के लिए रेडी नहीं होता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर इन एरियाज में कंपनीज खोलने के लिए लोगों को प्रमोट करने के लिए मतलब कुछ ऑफर प्रोवाइड कर देती है। जैसे आप यहाँ पर अगर कंपनी खोलोगे तो आपके 5 साल तक के प्रॉफिट पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, है ना। आप अपने यहाँ पे जो गुड्स प्रोड्यूस करोगे, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो तो हम उसके ऊपर ड्यूटी नहीं चार्ज करेंगे, समझ रहे हो, है ना। वहां से अगर इंपोर्ट करवाते हो अपने पास कोई माल तो हम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। तो मतलब एक तरीके का गवर्नमेंट लालच देती है ताकि वो ऐसे एरियाज में कंपनी खोल सके, समझ रहे हो, प्रमोट करने के लिए ताकि हमारा जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडिया से बाहर हमारा माल ज़्यादा जाए। इंडिया से जितना माल ज़्यादा जाएगा उतनी तो फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आएगी, तभी तो हमारा रुपये स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने किसी स्पेशल एक्ट के तहत कोई भी कंपनी बनाई है तो उस कंपनी के ऊपर भी क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। नेक्स्ट आता है such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as the central government may by notification specify in this behalf। जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद कहा कि ये कंपनी जो है ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक्ट के तहत बनाई जा रही है तो उस पर भी आपका कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गई एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, और ये आ जाएगी आपकी कंपनी, हाँ जी, इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट अंडर स्पेशल एक्ट या अंडर एनी एक्ट, है ना, स्पेशल वाला मतलब पॉइंट कवर हो गया, अंडर एनी एक्ट एंड CG स्पेसिफाई इन नोटिफिकेशन। CG ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू ये जारी कर दिया कि ये जो कंपनी बनी है इस एक्ट के तहत, इस पर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो कौन कौन सी 6 हो गई कंपनीज? सबसे पहले जो 2013 में रजिस्टर्ड है, जो प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड थी, उसके बाद 3 इकट्ठे बोलना, कौन कौन सी? बैंकिंग कंपनी और आपकी जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इन तीनों पर आपका कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अलावा एनी अदर कंपनी अंडर स्पेशल एक्ट, और उसके बाद एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट एंड CG में नोटिफाई इन दिस बिहाफ, ठीक है। जिसको CG ने नोटिफाई कर दिया उस पर भी 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ सकती हूँ? CG क्या पूछ रहे हो? CG इन केसेस के अंदर नोटिफाई करती है मतलब कंपनी को। अभी देखो ऐसे
जैसे ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो तो आ गया समझ। है ना। और सीजी कुछ कंपनीज को किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई एक्ट के तहत कंपनी बनी है तो सीजी उनको स्पेसिफाई कर देती है कि इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल कर दो। अब इसका मैं एग्जांपल, तुम गूगल कर सकते हो एक बार, हाँ एक बार गूगल कर लेना, इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका कंपनी, इसके मीनिंग और फीचर्स। बच्चों कंपनी की डेफिनेशन शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हो और तुम्हारा बचपन स्टार्ट होता है 11th क्लास से, कॉमर्स का बचपन नहीं होता तो कब से शुरू हो गया था? अच्छा 11th 12th में तो हम पढ़े ही नहीं, बचपन तो अभी शुरुआत कर रहा है। अच्छा ऐसा ही है सबके साथ। इको में ये सब आता था। अच्छा तुमने बिजनेस तो पढ़ी है ना 11th में, बिजनेस स्टडीज। अच्छा तेरी परसेंटेज कैसे आ गई? फिर तो क्वेश्चन जरूर बनता है। मैं नोट्स बनवाती थी, कॉपी बस कॉपी पढ़ी है। तो वो पढ़ते तो होगे नोट्स भी, नोट्स में भी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पूरी हो गई थी हमारी पढ़ना। कुछ भी हो पढ़े तो थे। अच्छा तो कंपनी के बारे में क्या पढ़ के आए हो? कंपनी है डिजिटल पर्सन रिलेटेड बाय लोग मैम ये सब रखता है। उनका नहीं है, सही है ये। हाँ आगे बोलो। आर्टिफिशियल पर्सन रिलेटेड बाय यूनिवर्स एंड और सेपरेटली कनेक्टेड। यही मतलब इसकी डेफिनेशन है और यही इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। चलो तो आगे भी यही रहेगी, कंपनी चेंज तो होगी नहीं, है कि नहीं, चाहे वो 12th में थी और चाहे यहाँ पर आज अभी इसमें सीए फाउंडेशन का अच्छा पाएगा। अच्छा पाएगा। देखो मैं तुम्हें बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन याद कराऊं जो इस एक्ट में लिखी है इन्होंने, जो कंपनीज एक्ट 2013 में इन्होंने कंपनी की डेफिनेशन लिखी है, वो जरा सुनना। कंपनीज एक्ट 2013 defines the term company. Company means a company. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. बस ये हो गई। सिंपल है ना? क्या? ठीक है, तो ये आपके इस एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या लिखी हुई है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law. or under any previous company law. ठीक है, हो गई याद सबको? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। खत्म। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आ जाएगा तो मजे से ये लिख देना, है ना। आपकी तो नहीं है। अगर आ गई तो मान लो ये कंपनी का मीनिंग पूछ ले, फीचर्स पूछ ले, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, जो नहीं आती। ठीक है, तो ये तो है सिर्फ डेफिनेशन की बात, लेकिन आपको कंपनी का मीनिंग समझना जरूरी है। तो अलग अलग देखो ऑथर्स ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी है। अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, आर्टिफिशियल समझते हो ना, आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इनटेंजिबल और एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नजरों में सिर्फ एग्जिस्ट करती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। Being a mere creation of law, it possesses only those property which the charter of its creation confers upon it either expressly or as accidental to its very existence. इस लाइन का मीनिंग अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं इसका आपका वो करवाऊंगी, इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला है कंसेप्ट, ठीक है, तो उसमें कवर करेंगे इसको। ठीक है, कि जितनी बात आपकी, जितनी पावर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू दी गई है, आप सिर्फ उतना ही काम कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपका अल्ट्रा वायर्स का कंसेप्ट आएगा जिसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात की जाएगी। क्लियर है? ठीक है,
तो अभी डेफिनेशन के लिए आप ये वाली भी डेफिनेशन याद कर सकते हो और एक और भी ले सकते हो। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। यानी कि इसमें कंपनी के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो गए। ठीक है। अच्छा, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अपने वही पुराने घिसे पिटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है भाई? कोई किसी का भी काम किसी के साथ नहीं करेगा। मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग है एक दूसरे से। कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर भी केस कर सकती है। कंपनी ने जो काम खुद करते हैं उसके लिए वो मेंबर्स पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यही है इसका मतलब। अब जरा एक एग्जांपल लूंगी। अगर तुम्हें सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है तो एक एग्जांपल भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, एक मैं एम ही ले लेती हूँ फिर तुम हंसोगे। एम एक पर्सन है, नहीं मैम, ये गलत बात है मैम। एम एक पर्सन है। मैम बोल ही लो, आपने कहा था एग्जांपल मेरे में। इच्छा था उल्टा मार दे को। गोरी को लेंगे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कंपनीज एक्ट में इसको थोड़ा सा माफ कर देते हैं। ठीक है, बड़ा एम एक होल्डर है। इसने एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑलमोस्ट सारे शेयर ले रखे हैं। ऐसा लिख दूं? पूरे नहीं ले रखे। अगर पूरे लेने का तो फिर उसकी होली ऑन सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या एग्जांपल ले लिया? 99.99% ले रखे। अभी भी 0.01% बाकी है। इसके पास ऑलमोस्ट सारे शेयर थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अब इसने शेयर्स तो नहीं रखे थे, साथ ही साथ इसने कंपनी को कुछ लोन भी प्रोवाइड कर रखा था। अब क्या हुआ? एम ने इंश्योर किया, एम इंश्योर द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। अब सुनना मेरी बात, इस एम होल्डर में ना जब ये इतना इसने शेयर्स खरीद रखे थे तो एक तरीके से मालिक हो गया इस कंपनी का। इसने क्या किया? इसका कंपनी का काम था टिम्बर का। टिम्बर समझते हो? टिम्बर समझते हो ना, है ना? तो टिम्बर का काम था, इसका इंश्योरेंस करवा दिया, इसका इंश्योरेंस करवा दिया एक कंपनी के पास। ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास इसका इंश्योरेंस करवाया। और जब इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कुछ फॉर्म भरने के लिए दिए थे तो उसने उस फॉर्म में इंश्योरेंस किसके नाम से करवा दिया? अपने नाम से, एम के नाम से। एम के नाम से इंश्योरेंस करवा दिया उसने। ठीक है, द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन अ फायर। एक बार क्या हुआ? आग लग गई उसके बिजनेस में, टिम्बर सारी जल गई। अब एम ने कहा इंश्योरेंस कंपनी से कि मुझे इसका कंपनसेशन दो क्योंकि मेरे स्टॉक को आग लग गई है। अब इंश्योरेंस कंपनी बताओ लायबल है या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि वो अपना नाम से पहले इंश्योरेंस हो गई उसकी, तो मरेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। अपने नाम से इंश्योरेंस करवाया लेकिन टिम्बर का, लेकिन टिम्बर उसका पर्सनल कंपनी का नहीं, टिम्बर तो कंपनी का है ना। तो इंश्योरेंस किसके नाम से होना चाहिए था? अपने नाम से। क्यों? क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने नाम से सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पर इसका जो क्लेम है वो वैलिड नहीं। इंश्योरेंस कंपनीज को कोई क्लेम नहीं देगी क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बात कह सकती है ना कि टिम्बर किसके नाम का स्टॉक है? कंपनी के नाम का। इंश्योरेंस किसके नाम से होना चाहिए? कंपनी के नाम से। क्लियर है? तो यहाँ पर लायबल नहीं होगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फीचर्स में तुम्हें जितना अंदर पोर्शन दिखे ऐसा मटेरियल लिखने के लिए तो उतना ही उठा लेना। ठीक है, फिर भी आप एक दो लाइन बता दो। एक तो लाइन बता दूँ? क्या बताऊँ इसमें? जो हम लिखेंगे। When a company is registered, it is clothed with a legal personality. It comes to have almost the same rights and power and as human being. Its existence is distinct and separate from that of its member. A company can own property, have bank account, raise loan, incur liability and enter into contracts. यहाँ पर कर लो, 3 लाइन है।
ठीक है, बाकी इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। क्लियर? चलो नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। अगर ये केस तो आ जाए ना तो फिर उसको सॉल्व भी करके आना है ना। आपको ये केस पढ़ते ही ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट क्या होता है, उसके बाद आप थोड़ा सा केस को एक्सप्लेन करोगे और थर्ड में आप कंक्लूजन क्या दोगे कि इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है बिकॉज इस बिहाफ पर। क्लियर है? चलो अब आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर्स चाहे जिए चाहे मरे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। Many companies in India are in existence for over 100 years. कई कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत पुरानी चल रही है, 100 साल पुरानी चल रही है। This is possible only due to the fact that company has perpetual existence. अगर ऐसा होता, मान लो 100 साल पुरानी, आजकल इंसानों की है इतनी 100 साल लाइफ है नहीं है ना, तो मान लो जिसने कंपनी बनाई थी अगर उसने 20 साल में भी बनाई हो, 20 साल में भी बनाई हो तो 50 साल और लगा लो, 70 की एज में वो बंदा चला गया, 60 साल लगा लो, 60 साल लगा लो, 80 की एज में बंदा चला गया। ठीक है। अब कंपनी को पूरे में कितना टाइम हुआ, मतलब 60 साल ना सिर्फ, लेकिन आप कुछ कंपनीज ऐसी देखोगे कि 100 साल भी पुरानी चल रही हैं, तो बताओ क्या वो मेंबर 100 साल इतना मतलब 120 साल का हो चुका होगा, उसके मेंबर्स चेंज होते गए होंगे लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ठीक है। क्या कह रहे हो, 120 साल वाला हो सकता है? अच्छा, ये पैदा होते ही कंपनी सेलिब्रेट होता है। यानी 140 दिए इसकी इग्नोर कर दो इस बात को। सच में उस नाम पे मेरे पापा की दादा की जिंदा है, मैं 41 इयर्स की है। बात सच है? मेरे पापा की भी दादी जिंदा है पर वो 101 साल की है। ये बात सच है? उनकी फोटो क्लिक करके ला सकता है? मैं तो मेरे वाला गई मैं तो मेरे वाला गई गाँव संडे में हैरानी हो रही है। 141 हो सकता है। गौतम नारायण। ठीक है। तो देयर वाज अ कंपनी व्हिच हैज 7 मेंबर्स एंड ऑल ऑफ देम डाइड इन एन एयरक्राफ्ट। कोई कंपनी के मेंबर्स थे, ठीक है, वो 7 मेंबर इकट्ठे जा रहे थे कहीं और एयरक्राफ्ट में उनकी डेथ हो गई। अब बताओ कि कंपनी बंद कर दी जाए? नहीं। डिस्पाइट दिस द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर यही पार्टनरशिप फॉर्म होती 7 मेंबर्स की, 7 पार्टनर्स की, तो उसी टाइम वो एंड हो जाती है, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड। क्या हुआ? अंडरलाइन। इसको पूरा नहीं है, उसमें यहाँ पढ़ाओ। फर्स्ट लाइक पर देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेंबर्स में डाल फर्स्ट लाइन मैं नोट्स बनाने में आसानी होती है। बस ये लास्ट वाली लाइन कर लेना। Since a company is an artificial person created by law, law alone can bring an end to its life. Its existence is not affected by the death or insolvency of its members. ठीक है? क्लास इफेक्टिव ढूंढा करो। पहली लाइन पढ़ी, हाँ ठीक है भाई, है ना। पैराग्राफ पढ़ लो, फिर जो दिख रहा हो ना जिसमें पूरा पैराग्राफ ही कवर हो रहा है वही बात करो। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है कहाँ तक? जब तक उन्होंने शेयर्स की पेमेंट करनी है। मान लो किसी मेंबर ने किसी कंपनी के कितने शेयर्स लिए? 1000 शेयर्स लिए और एक शेयर था 100 रुपए का। ठीक है। उसने कंपनी को कितने रुपए देने हैं? मल्टीप्लाई में हो गया। जवाब नहीं देते हैं, फटाफट जवाब आना चाहिए था। 1 लाख रुपीज में मेंबर की लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपीस में ओनली 1 लाख रुपीज। उसने कंपनी को सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं, इससे ऊपर को 1 रुपए भी नहीं देगा। ठीक है। तो ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कुछ कंपनी आपकी शेयर से लिमिटेड होती है जैसे ये वाली, और कुछ कंपनीज आपकी लिमिटेड बाय गारंटी होगी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब आपका ना यहाँ पर एक गारंटी अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा कि मैं तो इतने ही पैसे दूंगा, जब कंपनी डिसॉल्व होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी तो मैं सिर्फ इतना पैसा लेके आऊंगा, इससे ऊपर मैं 1 रुपए भी नहीं लाऊंगा। उसको हम बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर है?
कंपनी भी हो सकती है, हाँ जिसमें मेंबर्स यस अनलिमिटेड कंपनी भी कर सकते हो जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये काम बच्चों ये काम मैं बाद में करना, अभी जो मैं हाफ एन आवर में बैठूंगी ना उसमें मैं ये कर दूंगी, क्योंकि साथ में मुझे फिर पढ़ना पड़ता है दोबारा। ऐसे नहीं करना होगा, ठीक है मैं अभी कर दूंगी तुम्हें। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मींस इसको लॉ ने बनाया तो है, इसको लॉ ने पैदा तो कर दिया है ना, इसका जन्म तो हो गया, लेकिन ये नेचुरल पर्सन नहीं है। ये साइन कर सकती है, नहीं कर सकती। साइन की जगह पर क्या लगा सकती है, ये अपनी स्टैम्प लगा सकती है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, क्योंकि देखो ये पर्सन तो है ना, पर्सन हर एक को नेचुरल पर्सन वाले काम कर सकती है कंपनी, लेकिन जहाँ जहाँ पर जरूरत लगेगी वहाँ पर मैं बताऊंगी कि कैसे ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन की तरह काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, अच्छा इसको क्या जेल में भेजा जा सकता है, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है ना। इसके पीछे छुपे हुए लोग, इसका कंसेप्ट भी आएगा। जो कंपनी में जो डिफॉल्ट होता है, जो कंपनी फ्रॉड करती है, कंपनी खुद थोड़ी कर रही है, करने वाले कौन है उसके पीछे, छुपे हुए लोग। इसमें आएगी कॉर्पोरेट डील थ्योरी। ठीक है, कॉर्पोरेट डील थ्योरी यही बताएगी कि जब भी कंपनी फ्रॉड करती है तो आपको कंपनी का पर्दा उठाकर देखना है कि इसके पीछे फ्रॉड करने वाले लोग कौन हैं। ठीक है, अमीशा नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो कॉमन सील, कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ऑप्शनल है ना। कॉमन सील क्या है, ऑप्शनल है, कंपनी चाहे तो ले सकती है, ना चाहे तो नहीं ले सकती है। और कॉमन सील का फायदा ये है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायरेक्टर उसके ऊपर जब साइन कर भी दे, साथ में कंपनी की सील लगा के वो डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल बन जाता है। क्लियर है, बताओ फीचर्स में कोई दिक्कत, मैं भी इनके अंडरलाइन करवा दूंगी, आपके पॉइंट्स रेडी हो जाए। ठीक है, कॉर्पोरेट डील थ्योरी का कंसेप्ट मैं आज नहीं कराऊंगी, आगे वाली क्लासेस में कराऊंगी। ठीक है, अभी आ जाओ क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। हाँ जी, ये जो पूरा चैप्टर है ये अभी सैटरडे तक हो जाएगा, सैटरडे की छुट्टी करवा रहे हो, 2 दिन हो जाएगा। क्यों, क्या है सैटरडे को, इसको मिठाई बांटना है, स्कूल में जाना है सब। हाँ एक बार स्कूल में होके आना है, रिजल्ट लेके आना है, डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। तो सब सैटरडे को जाओगे, अगर छुट्टी हो मेरी क्लास तो मतलब क्योंकि 3 दिन में होगा ये, नहीं तो मुझे फ्राइडे लगाना पड़ेगा। फ्राइडे को थोड़ा एक्स्ट्रा करवाना है, बोलो आधा 1 घंटा भाई, ऐसे हो जाएगा क्योंकि 3 क्लासेस का तो मैंने इसका मतलब करा था, 3 क्लासेस में हो जाएगा। क्या, हाँ देख लेते हैं, लेबर सर से बात कर लेना। ठीक है, क्या करवाना है, अब वो कह रहा फ्राइडे को 10 से 12 मैम फ्राइडे को आप है ना आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेना, सैटरडे को पूरे दिन में आधा 1 घंटा क्या, पूरे 2 घंटे की क्लास चाहिए होगी मुझे, आधा 1 घंटा से क्या मतलब है। सही बात है, तो पूरा एक टाइम चाहिए होगा ना मेरे को, एक क्लास पूरी चाहिए, 2 घंटे की होती है जिसमें तो हम बीच में टाइम को करते हैं ना ऐसे वेस्ट, वो उसमें भी पढ़ा लेना बस। सैटरडे ने तो है, फ्राइडे ना पढ़ा लेगी, सैटरडे को थोड़ा सा तुम सर से बात कर लेना, सर एडजस्ट करेंगे फिर हो जाएगी। ठीक है, फ्राइडे को आपकी क्लास है, क्यों? सैटरडे को इक्विवेलेंट की है, क्यों, शिफ्ट हो गई। शिफ्ट कर दी ना। मुझे पता ही नहीं है शिफ्टिंग का। हमें सर ने बताया था कि फ्राइडे को आपकी क्लास है, सैटरडे को इक्विवेलेंट की क्लास है। चलो फिर मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हारी मैम से बात करना। ठीक है, तो फिर मेरी तो 3 क्लास मैं होगा ही नहीं नहीं। करवाओ, क्या पता
चलो अब कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, कितने टाइप्स की कंपनीज होती है अब हम वो करेंगे। अब देखो इसमें ना कुछ बेसिस हैं, बस करो, मतलब चुप ही नहीं होते बोलने के बाद, शुरू हो गए तो चुप नहीं होंगे मैम। मैम कर दो बस, कितने 10 शीट कर दो। चलो अभी ऑन द बेसिस ऑफ काफी सारे हैं, तो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ खत्म कर लेते हैं, लास्ट में इसको सम अप कर लेंगे फिर। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर आ रही है टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल क्यों बोला, टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अब मुझे खुद बताना ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कौन कौन सी कंपनी होनी चाहिए आपकी लायबिलिटी के बेस पे। या तो आपकी लिमिटेड कंपनी होगी या फिर आपकी अनलिमिटेड कंपनी, ये दो ही बन सकती है ना। अच्छा लिमिटेड होगी तो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। समझ में आ रहा है इतना बात? ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी आपकी 3 कंपनीज हो जाएंगी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था कि अगर किसी कंपनी के मेंबर ने 1000 शेयर होल्ड कर रखे हैं और 100 रुपए एक शेयर की वैल्यू है, तो उसने कंपनी को सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, यानी कि जितने शेयर्स उसने ले रखे हैं उसकी लायबिलिटी उतने तक की लिमिट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Liability of the members of a company is limited by its memorandum of association to the amount unpaid on the shares held by them. अच्छा बच्चों, तुमने सुना है वो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, उसके बाद कौन सी होती है फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड फाइनल कॉल। कौन है ये थर्ड कॉल? रोहित हो गई, यही बोल सकता है थर्ड कॉल और फोर्थ कॉल। मैम होता तो है, एक भी अलग अलग भी होता है। 100 रुपए अगर आपकी फेस वैल्यू है शेयर्स की, लो इकट्ठे लेके लड़ो मत बस। ठीक है, अगर 100 रुपए आपके शेयर्स की फेस वैल्यू है तो यहाँ पर मान लो हमने मंगाए 30 रुपए। ठीक है, यहाँ हमने मंगाए फिर से 30 रुपए। ठीक है, यहाँ मंगाए 20 और यहाँ मंगाए 30। अभी सिर्फ हमने यहाँ तक का पैसा लिया है। कितना पैसा लिया है? कितना हो गया टोटल? 60 रुपए। अभी हमारे मेंबर ने कितना रुपए देना और बाकी है? 40 रुपए। तो मेंबर की लायबिलिटी कितनी रहेगी? सिर्फ 40 रुपए। जितना उसका शेयर्स का अनपेड अमाउंट है सिर्फ उसकी लायबिलिटी उतनी रहेगी। इसको हम बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी। ठीक है, चलो तो अगर जब भी शेयर होल्डर्स को आप बुलाओगे कि अपने उधार में अपना कंट्रीब्यूशन दो कि हमारी कंपनी ने इतने इतने लोगों का उधार चुकाना है तो आप पैसे लेकर आओ, मेंबर क्या कह सकते हैं? 40 रुपए लेने हैं तो ले लें, इसके ऊपर 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट डज implies that meeting the debts of the company, the shareholders may be called upon to contribute only to the extent of amount which remains unpaid on his shareholding. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को क्या बीच में लेकर आओगे आप? ठीक है, सिर्फ 40 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, बाकी कंपनी कहीं से भी पैसा अरेंज करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी मतलब आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिख दिया कि हमारी कंपनी ऐसे लिमिटेड बाय गारंटी वाली है, तो मेंबर्स जितना गारंटी अमाउंट बोलेंगे उतना ही वो डिसोल्यूशन के टाइम पर लेकर आएंगे, उससे ऊपर 1 रुपए भी नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा आपने मार्क किया यहाँ पर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है वो आप कर सकते हो।
सेकंड पैराग्राफ, इट डज इम्प्लाइज दैट मीटिंग फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में आप करो defines that as the company having the liability of its member limited by memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of being wronged. Second paragraph कर दो. Second paragraph. Liability of the member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. Stipulated मतलब जो मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया कि मैं इतना ही पैसा दूंगा, ठीक है। तो आपने मेमोरेंडम में जितना अमाउंट बोला है कि मैं इतना ही दूंगा, तो आप उतना ही पे करोगे। मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड सम, उससे ऊपर आप 1 रुपये भी नहीं मांगोगे, ठीक है। अच्छा, एक डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू कंपनीज इज दैट इन द फॉरवर्ड केस, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाले केस में members may be called upon to discharge their liability only after the commencement of winding up and only subject to certain conditions, but in the later case they may be called upon to do so at any time either during the company's lifetime or during its wind up. It is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working funds from its members. Therefore, such a company may be useful only where no working funds are needed or where these funds can be held from other sources like endowment, fees, charges, donation. देखो इनमें डिफरेंस क्या बताया इन्होंने, डिफरेंस ये बताया कि पहले वाले केस में, पहले वाला केस कौन सा था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाला, उस केस में आप क्या कर सकते हो, मेंबर्स में बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप एंड ओनली सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मुझे उल्टा क्यों लग रहा है ये, लग रहा है ना कि जो गारंटी वाला अमाउंट होता है उसको सिर्फ आप डिसोल्यूशन के टाइम पर बुलवाते हो। जैसे कंपनी जब बंद हो रही होती है तभी हम उनको बुलाते हैं कि आप कंपनी डिसॉल्व हो रही है, आपने जितना गारंटी अमाउंट बोला था वो पे करके जाओ, है ना। लेकिन जो शेयर्स वाला लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी है वो अपना पैसा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी मंगवा सकती है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि कंपनी जब बंद होगी तभी सेकंड और फाइनल कॉल मंगाएंगे। वो तो अपने क्या होता है, शेयर्स की जितने भी लाइफ टाइम में हम लोग क्या करते हैं, पहले ये मंगा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए कंपनी का बंद होना जरूरी है। मुझे यहाँ पर ये उल्टा लग रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए डिफरेंस वाले पॉइंट को मैं ठीक करवा दूंगी कंफर्म करने के बाद। कहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में आपने दूसरा पैराग्राफ नोट किया, साथ में इसमें एक तो डिफरेंस का पॉइंट लिखोगे आप और एक कॉमन फीचर का लिखोगे जो ऊपर लिखा हुआ है। कॉमन फीचर क्या है गारंटी कंपनी में और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में, लीगल पर्सनैलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन इन द सॉरी इन्होंने ना ठीक लिखा है लेकिन वो पैराग्राफ स्किप किया ना हमने, उसमें गड़बड़ कर दी। पैराग्राफ में इन्होंने गारंटी कंपनी को पहले लिखा है और लिमिटेड बाय शेयर्स वाली को बाद में लिखा, तभी मैं कहूँगी मुझे ये उल्टा क्यों लग रहा है, ठीक है। तो फॉर्मल कौन सी हो गई, ये वाली, और लेटर कौन सी हो गई, ठीक है। तो गारंटी कंपनी के केस में सिर्फ आप पैसा कब मंगवाओगे, जब आपकी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी, बंद हो रही होगी, तभी आप केवल पैसा मांग सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो रही है प्रवेशिका, ये समझ नहीं आ रहा, आ रहा है ना। उसके बाद लेटर केस में लिमिटेड बाय शेयर्स है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी हम अपनी फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल मंगवा सकते हैं। वो पहले हमने पैराग्राफ स्किप कर दिया था, इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कि लिमिटेड बाय शेयर्स की बात पहले की गई है और लिमिटेड बाय गारंटी की बात बाद में की गई है, लेकिन इन्होंने उससे पिछले पैराग्राफ में सीरीज को चेंज कर दिया था, ठीक है। गारंटी कंपनी को फॉर्मल लिखो और यहाँ पर फॉर्मल और लेटर समझ रहे हो ना, चलो। तो कॉमन फीचर क्या है, इन द लेटर केस यानी कि लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स
which each member holds और both of them have to state in their memorandum that the members liability is limited. इनको अपने MOA में memorandum of association में दोनों को ही ये लिखना पड़ेगा कि हमारी liability कैसी है, लिमिटेड। कैसी है हमारी liability? लिमिटेड। ठीक है, ये इनका कॉमन फीचर है कि इनमें दोनों में ही लिमिटेड होती है लाइबिलिटी। ठीक है, ये वाला जो है ये सिर्फ अपना अनपेड शेयर्स, अनपेड अमाउंट है जो शेयर्स के ऊपर सिर्फ वही पे करता है और ये अपना गारंटी अमाउंट पे करता है। लिमिटेड हो गया दोनों में ही, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि इसको हम तब बुलाते हैं जब कंपनी बंद हो रही होती है और यहाँ वाले में हम कभी भी कंपनी चाहे बंद हो चाहे ना हो, लिमिटेड बाय शेयर्स वाले का पैसा हम अपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम देते रहते हैं। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है? अभी भी अगर 1% भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। आ गया? कहाँ पर? कॉमन फीचर में इन द लेटर केस द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स। लेटर केस आपका लिमिटेड बाय शेयर्स वाला है, जो मैंने अभी बताया कि जितना अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतना ही आपको पे करना है। विच ईच मेंबर होल्ड, जितने जिसके पास शेयर है उतनी ही वो लायबिलिटी पे करेगा जितना उसका अनपेड अमाउंट रह गया। दोनों में क्यों? गारंटी वाले में तो शेयर्स है ही नहीं ना। यही तो कॉमन फीचर है कि दोनों की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। इन द लेटर केस इसलिए लिखा है क्योंकि वहां पे तो शेयर्स का अनपेड अमाउंट देना है, लेकिन फॉर्मल केस में आपको गारंटी अमाउंट देना है। दोनों की टर्म चेंज है ना, समझ रहे हो? अनपेड अमाउंट वहां भी है क्योंकि गारंटी का अमाउंट अभी अनपेड ही तो है जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती। जब तक कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में नहीं आती तब तक गारंटी अमाउंट क्या रहता है, अनपेड। जैसे ही वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तब कंपनी गारंटी वाले बंदों को बुला लेती है, आज हमें जितनी गारंटी दी थी अपना पैसा पे करके जाओ। सुन हो गए हो? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, गौरी गारंटी का भी यही लिख हो गया कि अनपेड अमाउंट है ना उसका। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं टाइम दे दूँ। कॉमन फीचर में सिर्फ इतनी सी बात है कि दोनों में ही लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है। यहाँ पर आपका अनपेड अमाउंट आपको पे करना है और यहाँ पर आपको गारंटी अमाउंट जितना दे रखा है वो आपको। क्लियर है? किसी को और को तो कंफ्यूजन नहीं है? चलो, तो गारंटी कंपनी का हमें लाइफ टाइम में कोई फायदा है? गारंटी कंपनी का है फायदा? एंड में है ना? जिस टाइम कंपनी बंद हो रही होगी सिर्फ ये अपना रोल तभी प्ले करते हैं, उससे पहले इनका कोई रोल नहीं होता। तो इनिशियल फंडिंग आपको कहीं और से ही करनी पड़ती है। ठीक है, चलो। हाँ, चलो अब आता है तीसरा, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड में क्या होगा, आपके मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। यानी कि अपनी पर्सनल एसेट्स को भी उनको लाना पड़ेगा बीच में अगर कंपनी का उधार ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, 40 रुपए अनपेड था उस बंदे का, ठीक है, 1000 शेयर्स उसने ले रखे थे। कितने पैसे लाएगा? और 40 रुपए। मैं 10,000 शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अनलिमिटेड का इतना सस्ता था, तो ये अनलिमिटेड क्यों बनाते हैं? अपना अपना वो है कंसेंट। मान लो 2 मेंबर्स आए, उन्होंने काम कंपनी के फॉर्म में काम करेंगे, लेकिन लायबिलिटी हमारी लिमिटेड रखेंगे क्योंकि हमारी खुद की कंपनी, हमें चलाने का पैसा तो हमें अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो 4 लाख रुपए उसने अनपेड अमाउंट है, ये इतना देना है उसने। अब अनलिमिटेड के केस में क्या होगा, 4 लाख तो वो लाएगा ही, लिमिटेड की तरह है। 4 लाख रुपए तो लिमिटेड होती तब भी लाता और अनलिमिटेड है तब भी लाएगा। लेकिन अगर मान लो कंपनी का उधार कितना था, 10 लाख, 4 लाख तो ये ले आया, बाकी कितना बचा, 6 लाख। तो 6 लाख कहाँ से भरपाई करोगे? अगर कंपनी की एसेट बिक गई मान लो, उससे कितना रियलाइज हो गया, 4 लाख। ठीक है, अभी भी कितना बच गया, 2 लाख। तो 2 लाख कहाँ से मंगाओगे, मेंबर की पर्सनल एसेट्स।
एंटिटी कितनी कंपनीज हो गई? कौन कौन सी? वेरी गुड। चलो अब हम नेक्स्ट बेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेस आपका रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। बताओ कितने मेंबर्स से हमारी कंपनी स्टार्ट हो सकती है? प्राइवेट तो 2 और पब्लिक 100। वेरी गुड। एक हो गई आपकी प्राइवेट कंपनी जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम मैक्सिमम। एक होती है आपकी पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम होते हैं 7 और यहाँ पर 200 यहाँ अनलिमिटेड। और कौन सी कंपनी होती है? ओबीसी भी होती है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा काम करता है। एक मेंबर से भी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। पहले की नहीं था फीचर, इसमें 2 मेंबर चाहिए होते थे। अब मान लो किसी के दिमाग में आ रहा है कि मुझे तो ये काम करना है, तो पहले वो अपना 1% ढूंढने जाएगा कि भाई 2 के अलावा तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए फीचर दिया गया कि कोई एक सिंगल पर्सन भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। इसमें वो ढूंढना पड़ता है ना, एक नॉमिनी नॉमिनी ढूंढना पड़ता है, उसके बिना नहीं कर सकता। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स आपकी 3 कंपनीज हो गई, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओबीसी। तो सबसे पहले हम ऐसे स्टार्ट करेंगे 1 2 और 7 है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओबीसी। ओबीसी का मतलब, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में ओबीसी जो है वो आप कहाँ से याद करोगे? सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देख रहे हो? वहां से पढ़ेंगे, याद भी वहीं से करेंगे, पढ़ेंगे भी वहीं से, पूरा ओबीसी समझ में आएगा। ठीक है। ओनली 1 पर्सन एज मेंबर। ओबीसी में क्या होता है? केवल एक ही पर्सन होता है जो कि मेंबर होता है कंपनी का। मिनिमम पेड अप कैपिटल, क्या कुछ रिक्वायर्ड है कि इतनी कैपिटल आपको लगानी है? नहीं, ऐसा कुछ भी प्रेस्क्राइब अभी नहीं है। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ ओबीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन। अगर आप देखो एक चीज ध्यान रखना, आपने ये मेमोरेंडम का नाम सुना है ना, बार बार आ रहा है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी हम कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है। कंपनी रजिस्टर्ड होगी तभी काम करेगी। और कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में साथ में क्या लगाना पड़ता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें उसका पर्पस लिखा होता है, कंपनी का नेम लिखा होता है, कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, क्या करना चाहती है, सारी डिटेल लिखी होती है। तो जब ओपीसी का मेमोरेंडम बनेगा तो वो अपने मेमोरेंडम में क्या लिखेगी? द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ। सब्सक्राइबर कौन है यहाँ पर? वो एक पर्सन जो कंपनी को चला रहा है। अगर मान लो वो मर जाता है तो उसकी जगह पर कौन होना चाहिए? उसका एक नॉमिनी होना चाहिए, ताकि ओबीसी बंद ना होने पाए। क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनी में तो क्या था, 2 मेंबर थे ना कम से कम। एक अगर मर भी जाता है तो दूसरा चला लेगा और किसी मेंबर को ले लेगा बाद में। लेकिन ओबीसी के केस में क्या होगा? अगर मान लो एक ही बंदा चलाने वाला है और उसी की डेथ हो गई तो ओबीसी को क्या बंद कर देना चाहिए? इसलिए हम एडवांस में ही क्या करके चल रहे हैं, एक नॉमिनी अपॉइंट करके चल रहे हैं कि अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई, सब्सक्राइबर की डेथ हो गई तो उसके केस में कौन काम करेगा फिर? नॉमिनी। तो आप मेमोरेंडम में उस अदर पर्सन का नाम लिखोगे और वो कैपेबल होना चाहिए। माइनर को मत बना देना नॉमिनी, क्योंकि माइनर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? तो इनकैपेसिटी वाले पॉइंट इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। मींस जो बंदा आप नॉमिनी अपॉइंट करोगे वो कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो या तो डेथ के केस में या इनकैपेसिटी के केस में। इनकैपेसिटी कब हो सकती है? अगर मान लो ओबीसी को चलाने वाला जो एक सब्सक्राइबर है, जो एक मेंबर है, वो अनसाउंड माइंड हो जाए। क्या हो जाए? तो बिजनेस चला पाएगा? तो उसकी जगह कौन काम करेगा? उसका नॉमिनी। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने नॉमिनी का नाम, अब देखो चलो लेना ही पड़ेगा एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे को नहीं लग रही। गौरव ने सोचा, अरे चल लेते कोई बात नहीं, वो ज्यादा शर्मा जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं फुल मजे दिलवाऊंगी गौरी के नाम पे।
ठीक है, अभी ले लो, मैं राजी कहनी उनको क्या पता कौन है गोरी, तो खुद हंसता रहियो बस, उनको नहीं पता लगने दूंगी मैं कौन है गोरी, और तुम सब कोई इंडिकेट मत करना कि ये गोरी। हम ये बताएंगे कि गौरव ही गौरी है। हाँ ठीक है, बड़ी बन जाएगा हमने बोल देंगे कि हम तुम्हें नहीं हम नहीं बताएंगे गौरव, हम नहीं बताएंगे। हाँ ऐसे बोल देना, हम तुम्हें नहीं बताएंगे कि गौरव ही गौरी है, देखो नहीं बताया ना हमने उनको। चलो, अब गौरव ने क्या सोचा कि मुझे ना एक ओपीसी खोलनी है, क्योंकि मुझे अपना एक काम करना है, कमाना है, मुझे खूब कमाना है और खूब बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। इसने कहा कि ओपीसी खोलते हैं। अब ये ओपीसी खोलने जा रहे थे कि शर्माने लग जाता है, मैं इसलिए इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। ओपीसी खोलते हैं, इसने ओपीसी खोली। अब ओपीसी में ना उसने कहा कि मेमोरेंडम में ना आपको एक ऐसे पर्सन का नाम लिखना होगा, इन केस आप थोड़े से हो जाओ तो आपकी जगह पे कोई और काम कर सके। इसमें क्या किया, रोज लिख दिया सीधा रोहित का नाम ले तू बन जा मेरा नौकरी, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा बिजनेस संभालियो, मुझे कुछ हुआ तो मेरा बिजनेस संभालियो। अब गौरव ने तो नाम लिख दिया, पहले रोहित से पूछ लेना चाहिए या नहीं भाई तू बनना चाहता भी है या नहीं, मत पूछना तो कीजिए ना, कोई भी बना या अपनी कंसेंट से काम चल जाएगा। पूछना पड़ेगा। मैंने कह दिया तो उसको बनना पड़ेगा, क्यों बनना पड़ेगा भाई, एग्री होना चाहिए। है ना, उसकी कंसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, तो आपको नॉमिनी से भी पूछ लेना एक बार कि भाई तू बनने के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, तो द अदर पर्सन कौन हुआ हमारे एग्जांपल में, रोहित, whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in prescribed form and the same shall be filed with the registrar of company at the time of incorporation। जो इसने अपनी कंसेंट दी है ना, रोहित ने साइन किए कि हाँ मैं बनने के लिए तैयार हूँ तेरा नॉमिनी, तो उस डॉक्यूमेंट को आप किसके पास फाइल करोगे, रजिस्ट्रार के पास, कि रजिस्ट्रार मैं आपके पास ये डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा हूँ। ठीक है, सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। अब बताओ, एक बार इसने साइन कर दिए, बाद में इसका मन बदल गया, गौरव अच्छा बंदा नहीं है, मुझे नहीं बनना इसका नॉमिनी, है ना, गौरव पर्सन मत लियो। ठीक है, इसने कहा मुझे नहीं बनना नॉमिनी, तो क्या ये अपनी कंसेंट वापस ले सकता है? यस, उसके पास ये राइट है, तो इस पर्सन को हम राइट दे सकते हैं कि अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। अब गौरव मान लो चाहता है, अभी तक तो उसको हमने राइट दिया रोहित को क्या राइट दिया हमने कि अगर अपनी कंसेंट लेना चाहे तो ले सकता है। क्या गौरव भी चेंज कर सकता है नाम? उसके लगा कि नहीं रोहित नहीं काम करेगा मेरी जगह पर, मैं ले आता हूँ किसको, रोहन को। किसको ले आता हूँ? रोहन को, ये बढ़िया बंदा है ना नॉमिनी बनने के लिए। तो क्या गौरव चेंज कर सकता है नाम को? यस, द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी आगे किसको बताएगी, ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना। आप नोटिस दोगे कंपनी को, कंपनी आगे किसको बताएगी, रजिस्ट्रार को, कि हम अपने नॉमिनी का नेम चेंज करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर जहाँ पर भी अदर पर्सन लिखा होगा ना, वहाँ पर नॉमिनी लिख लो, ताकि आपको पेपर में याद करने में दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी तो ये अदर पर्सन समझ आ रहा है, पेपर में अदर पर्सन पता नहीं थर्ड पार्टी बन जाएगी शायद कोई, है ना। अदर पर्सन के नीचे लिख लो नॉमिनी, नीचे ऊपर कहीं भी लिख लो, क्या नीचे लिखना है। कहने का मतलब इंडिकेट करना चाहिए कि अदर पर्सन नॉमिनी है। चलो, अब हम अब बताओ, कोई रोबोट आ गया मान लो, ओपीसी बना सकता है वो? हाँ बताओ। लेकिन पापा की ऐसे नहीं करता मैं पापा की परी बनूंगी। ठीक है, ओनली अ नेचुरल पर्सन, ओनली अ नेचुरल पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी। अब क्या बताओ, पर्सन अगर ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता, मतलब रोबोट अगर ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता, तो क्या नॉमिनी हम रोबोट को बना सकते हैं? नॉमिनी भी क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो ओनली अ नेचुरल पर्सन शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी। ठीक है, तो नॉमिनी के लिए भी आपको नेचुरल पर्सन चाहिए,
और ओपीसी स्टार्ट करने वाला जो सब्सक्राइबर है, जो मेंबर है, वो भी आपको नेचुरल पर्सन चाहिए। साथ में एक कंडीशन और पूरी करनी है, जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और साथ में रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। दोनों में फर्क समझ रहे हो? इंडियन सिटीजन का मतलब उसके पास सिटीजनशिप कहाँ की है? इंडिया की, तभी वो ओबीसी स्टार्ट कर सकता है। और रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? पिछले वाला याद करो, पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। मैम इससे ऊपर वाला कोड रहेगा। पल्लो का टेस्ट हुआ तो किसी ने ब्लू बैंक से कर दिया हो तो क्या कर दिया हो? अबकी बार ब्लू बैंक से मैम हाँ, मैंने बोला था। मैंने पिछले टेस्ट में मैंने उसका एक नंबर काटा था, तुम्हें पता है कौन होगा? इसलिए अपने रजिस्टर में नाम नहीं लिखा था। मैंने लिखा है। उसका एक नंबर कटा था, इसका मैं पता है कल सर बोल रहे थे कि ये चीजें ना बच्चों को डराने के लिए होती है, सच में नहीं होता है ऐसे, तो आप इसको सीरियस क्यों ले रहे हो? अगर सर ये मेरे सामने कह देना ये बात तो मैं मान लूंगी। मैम ब्लू पेन से मैं सच में कही थी, पूरी क्लास गवाह है। मैम ब्लू पेन से सही लिखा था, ब्लैक पेन से सही लिखा था। ब्लैक पेन से लिखते जी मैं हमारे घर वाले आप ये अभी हुआ है, सीए में पहले नहीं था, मैम ब्लैक पेन से आप नहीं लिखा है। पता नहीं। मैं नाम लिखना शुरू कर देंगे, मेरा एक नंबर आएगा काटा नाम नहीं लिखा, लिखा है। ब्लू पेन से लिखा है। पेन नाम तो ब्लू से चल जाएगा भाई। पूरा पेपर ही ब्लू से लिखा है। पेपर क्या है? ये कहो ना, कह रही नाम ब्लू से लिखा। नाम ब्लू से और बाकी ब्लैक है। चलो। ये चीजें Only a natural person who is an Indian citizen and resident in India. मैम इससे ऊपर वाला कोड रहेगा। क्या रह गया? अच्छा। Any such change in the name of person shall not be deemed to be an alteration of memorandum. ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप नॉमिनी का नाम चेंज करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेमोरेंडम को भी ऑल्टरेशन कर रहे हो। आप मेमोरेंडम में नाम चेंज कर देना, लेकिन ऑल्टरेशन करने के लिए ना बहुत प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो इतना प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है नॉमिनी का नाम चेंज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो, अब ये इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया वाली बात क्लियर है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 182 दिन से ज्यादा रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाता है और उसके पास सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, तभी वो ओपीसी खोल सकता है। ठीक है। No person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company. एक पर्सन सिर्फ एक ही कंपनी खोल सकता है, ओपीसी वाली एक ही कंपनी खोल सकता है और नॉमिनी भी एक ही कंपनी में अगर कोई बना है ना तो फिर उसके अलावा किसी ओपीसी में वो नॉमिनी नहीं बन सकता। रोहित सोचे ना कि मैं गौरव की कंपनी में भी नॉमिनी बन जाता हूँ, उसकी कंपनी में भी नॉमिनी बन जाता हूँ, क्योंकि काम तो अभी करना नहीं है, उनके डेथ के केस में करना है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक कंपनी में ही आप नॉमिनी हम दोनों एक साथ ये ना मरे वो मरे तो उसके में हम दोनों एक साथ गए तो फिर करना ही एक में है, तभी तो कह रहे हैं करना ही एक में। ठीक है। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मैंने बताया था अभी, माइनर ना तो ओपीसी खोल सकता है और ना ही नॉमिनी बन सकता है। ठीक है। तो वो बड़ा हो गया तो हाँ, तो मेजर बन जाएगा तो अलग बात है ना, बड़ा क्या लंबाई में बड़ा। नहीं, हम मान लो जैसे 16 साल का है, 2 साल अभी ये जिंदगी वो भी मिल जाएगा मेंबर, तो 3 साल बाद मिलेगा। तो आप लेकिन अभी नहीं बना सकते, श्योरिटी तो नहीं है ना कि वो 2 साल जिएगा। लिखवा कर है वो। चलो, नो पर्सन, such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8, though it may be converted to private or public in certain cases. अब बताओ, ओपीसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो? भाई अगर तुम्हारा मन चाहे कि मेरा एक मेंबर से ज्यादा और भी मेंबर आने को तैयार है मेरी कंपनी में, तो अगर और मेंबर लाने हैं तो आपको किस में बदलना पड़ेगा? या तो प्राइवेट में या फिर पब्लिक में। तो कन्वर्ट हो सकती है, यस, प्राइवेट में भी हो सकती है और पब्लिक में भी हो सकती है। किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती है? सेक्शन 8 कंपनीज में। सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती है मैं बता देती हूँ। सेक्शन 8 कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है ना, स्कूल्स वगैरह हो गए, है ना, इनके लिए जो काम कर रही है वो सेक्शन 8 कंपनीज है। तो ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट
नहीं हो सकती, इन दोनों में हो सकती है सर्टेन केसेस में। क्लियर है? कई बार केस स्टडी आ जाती है, ठीक है, तो याद रखना चाहिए। अच्छा, ओपीसी कौन सा बिजनेस नहीं चला सकती है, वो भी रेस्ट्रिक्शन है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वाला कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही किसी के कंपनी के अंदर आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर ओपीसी आज ही बनाई आपने, ओपीसी आज ही बनाई तो आज से 2 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना कन्वर्जन करवा सकते हो। ओपीसी सबसे पहले तो यहाँ तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, इसको तो मैं हटा ही दूँ। सिर्फ कन्वर्ट कहाँ हो सकती है? ये प्राइवेट और पब्लिक में। इसके साथ एक कंडीशन और भी लगा दी कि आपको उसके लिए 2 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद कन्वर्ट हो सकते हो। या फिर एक ऑप्शन दे दिया कि अगर 2 साल से पहले कन्वर्ट होना चाहते हो तो आपको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सुन लो जरा, जैसे देखो बच्चा कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे ग्रोथ होती है उनकी धीरे धीरे करके, है ना? तो ये ओपीसी क्या है? बच्चा है, ठीक है? इसको हमने 2 साल दिए कि बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जा, बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जा, इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी खोलियो। चलो, अच्छा खांसी आ रही। ओपीसी अभी क्या है? बच्चा है, उसको हमने कहा कि हम तक तो 2 साल देते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी खोलियो, पहले थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है? लेकिन ओपीसी ने तो गॉड गिफ्टेड बच्चे वाला काम कर दिया। क्या? उसने उन 2 सालों में ही, उन 2 सालों में उसकी जो शेयर कैपिटल है वो इतनी कर ली और उसका एनुअल टर्नओवर अगर इन 2 सालों में उसकी ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो वो 2 साल पहले भी कन्वर्ट हो सकता है। यस, वो बच्चा बोला देखो पापा मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ओपीसी ने क्या किया? 2 साल में ही अपनी शेयर कैपिटल इतनी बना ली और टर्नओवर करोड़ों में जीत लिया। तो कोई बात नहीं, तू जल्दी बड़ा हो गया ना तो तू बड़ी कंपनी खोल सकता है। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस, जब तक कि 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से 2 साल जब तक नहीं हो जाते तब तक आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन इसने एक्सेप्ट दे दिया, कब हो सकते हो? वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 50 लाख। अगर आपकी 50 लाख से ऊपर चली गई, इसको इक्वल मत लेना, 50 लाख से ऊपर चली गई और ये दोनों में से एक कंडीशन को फुलफिल करना है, या तो ये या आपका टर्नओवर जो एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, इन 2 सालों में आपको एवरेज टर्नओवर लेना है। एवरेज निकालना आता है ना? मान लो पहले साल में टर्नओवर था 3 करोड़ का और दूसरे साल में टर्नओवर था कितना? 3 करोड़ का, ठीक है? टोटल हो गया 6 करोड़। 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 3 करोड़। तो 2 करोड़ को पार कर गया। तो अगर आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ को पार कर जाता है इन 2 सालों में, तो आप जल्दी बड़े हो गए हो, तो आप इन 2 सालों में भी प्राइवेट और से पब्लिक में कन्वर्ट हो सकते हो। बच्चों कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नॉर्मली आप 2 सालों तक कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने इन 2 सालों में कोई बड़ा काम कर दिखाया तो आप उन 2 सालों में भी कन्वर्ट हो सकते हो। आगे बात समझ? चलो, इफ ओपीसी देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होती है? देखो, बैंक आपको कई बार फाइनेंस का काम करता है ना, बैंक जैसे कुछ लोगों से लेता है और कुछ लोगों को उधार देता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो नॉन बैंकिंग होती है लेकिन ये फाइनेंशियल एक्टिविटी करती है, लोन प्रोवाइड करना, किसी से इन्वेस्टमेंट करवा लेना और दूसरों को दे देना। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी का काम ओपीसी नहीं कर सकती, ठीक है? इसके लिए प्रेस्क्राइब जो अलग कंपनीज है एनबीएफसी वही करेंगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है? नहीं, और इसके आगे लिखा है इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, मतलब किसी के शेयर्स नहीं ले सकती। इफ ओपीसी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन, अगर ओपीसी ने कोई भी रूल को तोड़ा, उसके किसी ऑफिसर ने रूल को तोड़ा, तो कितनी पनिशमेंट है?
1000 रुपए तक की, और विद अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। अगर आप लगातार गलती करते जा रहे हो तो 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी भी लगेगी और 10,000 वाली पेनल्टी भी लग जाएगी। क्लियर है? हाँ जी, अच्छे से पॉइंट्स याद हुए हैं? खुद पढ़ोगे ना और भी अच्छे से याद होंगे। कि ध्यान रखना ओपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और जब भी ओपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन ओपीसी और ओपीसी के आपको कुछ कुछ बातें बतानी है, आप ये सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लिखोगे। वही आता है, ऐसा है। आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग सच कंट्रावेंशन, देखो जैसे आफ्टर विच का क्या मतलब है, जैसे किसी चीज की ना ड्यू डेट थी, ठीक है, उस ड्यू डेट तक आपने वो चीज फाइल नहीं की, ठीक है, तो आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगी क्योंकि आपने रूल को तोड़ दिया। फिर ना ऑफिसर ने बोला कि मैं आपको 1 महीना और देता हूँ, अभी भी फाइल कर दो। अब आपने इस 1 महीने में भी नहीं फाइल किया तो 1 महीने तक की तो कोई पेनल्टी नहीं होगी, लेकिन इस 1 महीने के बाद जब तक फाइल नहीं करोगे 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगती जाती है, ठीक है। फेलियर आपका जब तक कंटिन्यू रहेगा उसमें आपको 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगती रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो ओपीसी के सारे पॉइंट को बहुत ऐसे नहीं है कि सारे पॉइंट्स का मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा कि छोड़ने वाला। नॉमिनी से रिलेटेड पॉइंट्स है ना, उसकी कंसेंट लेनी है, आपको मेमोरेंडम में लिखना है, वो विड्रॉ भी कर सकता है और आप चेंज भी कर सकते हो। 4 पॉइंट कवर है ना। ओपीसी मेंबर होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है, 2 पॉइंट्स और कवर, 6 पॉइंट्स हो गए। फिर आपका नेचुरल पर्सन वाली बात की, ये एलिजिबल है, 182 दिन पूरे होने चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा कंपनी में नहीं जा सकते आप, और माइनर को नॉमिनी नहीं बनाना। ये सब पॉइंट्स आपको देखो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ओपीसी के बारे में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो 6 मार्क्स में आता है डायरेक्ट, समझ रहे हो। 6 मार्क्स में 6 नंबर में 12 पॉइंट लिख के आएंगे हम, मतलब 6 नंबर में नहीं। अभी तुम टेस्ट दे रहे हो तो मैं कुछ आइडिया नहीं लग रहा, पर बहुत बड़ा बहुत बड़े बड़े से मतलब नहीं है। अगर आप छोटे में भी रेलेवेंट चीज लिख देते हो ना तो मैं नंबर देती हूँ पूरे। फिर 6 पॉइंट के 6 नंबर, लेकिन यहाँ अगर 6 पॉइंट लिखे तो अगर रेलेवेंट नहीं हुए तो 6 नंबर नहीं मिलेंगे ना। हमारी मैम कहती है 6 नंबर का क्वेश्चन है, 7-8 लिखवाना, पूरे 6 नंबर पक्के समझ। वो सीबीएसई मैम किसकी मानती है? ऐसे यही दिक्कत है। मैंने काम अपना 12 तक कर लिया, ठीक है। चार्ट बनाओ ना, चार्ट से याद करो इन चीजों को। जैसे ना आप रिलेट करो कि नॉमिनी से रिलेटेड कितने पॉइंट्स हैं, वो चारों एक साथ याद करो, है ना। कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी, ये सब अलग थोड़ा सा अपना स्किल बढ़ाओ भाई। ये काम आप जितना बेटर आप खुद कर सकते हो उतना कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि लर्न करने की टेक्निक जितनी ज्यादा खुद बनाओगे उतना ज्यादा अच्छे से लर्न होगा। मैम ये अकेली बुक ऐसी है जिसको लेकर बैठो तो नींद आती है, बहुत अच्छी है। मैंने मेरा दिल तोड़ दिया। मारो उसकी मारो। है ऐसा सबके साथ? नो मैम, मैंने बहुत बच्चों से सुना है मैं दिल जुड़ गया। कि मैम जब भी लोग बोलते हैं ना मुझे नींद आ जाती है। मैम बहुत अच्छी आती है, मैं तो रात की यही पढ़ता हूँ, नींद आती है। बच्चे मतलब ना तो रात को खाना पसंद करते हैं ना सुबह उठाना पसंद करते हैं। रात को खाते हैं तो हमें नींद आ जाती है, बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। सुबह उठाते हैं तो सुबह कल नींद आ जाएगी। सुबह में नींद आ जाती है। तो नींद का कोई इलाज नहीं है। तो मैं बताऊंगा एक बार, जब मैं सीए की प्रिपरेशन में थी तो मेरे साथ एक बड़ी दिक्कत थी कि मुझे नींद बहुत आती थी। बुक खोलती ना बहुत नींद आती थी। कोई भी बुक डालो ना नींद आती है, सबसे ज्यादा नशा बुक्स में होता है। लॉकडाउन में आदत खराब है। यस मैम बहुत ज़्यादा खराब आपको है। अभी तो 300 महीने मैम 17 घंटे सो हाँ रहे बहुत हैं। देर से तो लिखना पड़ेगा। वो मोज का सारा सब निकल रहा है ना। मैं वैसे फर्स्ट टाइम तो पूरे साल है बस सोई है बस, एक तो सिर्फ गर्मी की छुट्टी हुई। ठीक है, तो समझे। तो क्या होता था कि नींद बहुत आती थी, और मतलब मानोगे नहीं तुम, मैं केमिस्ट के पास ये पूछने चली गई थी कि कोई नींद ना आने की गोली है। हाँ, मैं भी मतलब वो सोची मुझे है। ऐसे देख रहा था कि मैम नींद आने की तो मिल जाएगी
लेकिन नहीं आने की बोलेगी, मेरे को आते नहीं बोलता है, नहीं आती। एक कॉफी है, उसको पीने से 3 दिन से नींद नहीं आएगी, जब उसके पास हाँ, जो है उसके लिए आप इसको नहीं कर लो। उस कॉफी की कीमत पता है? ऐसी कौन सी कॉफी है? मैम, उस कॉफी की कीमत नहीं, पता मैं है? जो रेगुलर कॉफी वो होती है ना, है, वो भी अगर दिन में 1 या 2 को ले लेते हो। मुझे तो नहीं होता है सर, मैंने बहुत बार ट्राई नहीं, किया। कॉफी के बाद नींद आ जाती है। मैं उसको अपनी कॉफी रहती है एक्चुअली। ऐसा मैंने सुना है कि बच्चे ना रात को भाई पढ़ते वक्त कॉफी ले लेते हैं, वो इस वजह से कि नींद खुली रहती है, ऐसा है। होता है इनफैक्ट पानी पियो नींद खुल जाएगी, चाहे कितना पानी पानी पिए की फिर भी नींद आ कॉफी से सकती वो है। होता है। अगर आप दिन में 2 कप कॉफी पी लेते हो ना, आपको रात को 11-12 तक बिल्कुल नींद कुछ नहीं ऐसा नहीं लगेगा। आती। 1:30-2 बजे तक का टारगेट है मेरा, वो बताओ जल्दी। मैम चॉकलेट खाने से नींद नहीं आया। मैम, Oh my कॉफी God, से बस क्या करो। होता है? ये तो मैं बोल रहा पे खा लेंगे पुराने तरीकों से। मैं चॉकलेट चलो, फिर वो बाकी है। पीने से भी कॉफी पीने से जाएगी। चलो 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 चलो। ये रहता है उससे। हाँ जी, ओपीसी के बारे में बहुत पढ़ लिया, आप किस पे आ जाए? प्राइवेट कंपनी पे। किस पे आ जाए? प्राइवेट कंपनी में। देखो प्राइवेट कंपनी में भी क्या कोई मिनिमम कैपिटल है? नहीं है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स उठा लेना बच्चों। इसमें भी यही पढ़ेगा। हाँ, ये सारों की बात ही यही है कि आपको करना ही यहीं से है। इसमें तो नोट्स बने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? 2। अच्छा एक बात बताओ, ओपीसी आपकी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक? प्राइवेट। ओपीसी प्राइवेट का ही फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 चाहिए, लेकिन इन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया क्योंकि प्राइवेट कंपनी, ओपीसी प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन ओपीसी 1 मेंबर से काम कर सकती है, तो ये प्राइवेट कंपनी का एक्सेप्शन हो गया कि नॉर्मली 2 चाहिए, लेकिन ओपीसी में 1 से काम चल जाता है। मैक्सिमम नंबर 200। इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कंपनी की शेयर्स होल्ड करते हैं, तो यानी कि वो कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं और साथ ही साथ मेंबर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, तो क्या आप उनको 200 की काउंटिंग में लोगे? नहीं लोगे, ठीक है। और एन अर्स्ट वाइल एम्प्लॉय कम मेंबर्स। अर्स्ट वाइल का मतलब ड्यूरिंग द पास्ट, पास्ट ड्यूरिंग द पास्ट। क्या पहले कोई एम्प्लॉय कम मेंबर्स रह चुके हैं, उनको काउंट करोगे? करोगे? नहीं करोगे। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जो सो रहे हो तो जाग जाओगे सब। ये वाले पॉइंट से रिलेटेड मैं अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगी। आपको मैक्सिमम 200 मेंबर लेने हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स को भी काउंट नहीं करना और साथ ही साथ पास्ट एम्प्लॉय कम मेंबर्स को भी काउंट नहीं करना। अच्छा एक बात आपने सुनी होगी, शेयर्स ट्रांसफर करने का राइट कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है और कहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल है? प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड, पब्लिक में फ्री है। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में आप इजीली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है? नो मैम। शेयर्स की फॉर्म में नहीं ले सकती, आप शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा सकते पब्लिक से। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। अभी मैं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कराऊंगी। स्मॉल कंपनी भी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी ही होती है। और ओपीसी भी कैसे होती है? ओपीसी कैन फॉर्म ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी हमेशा प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में ही होती है, ठीक है। अब एक बार मैं स्मॉल कंपनी और बता देती हूँ। स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। मैंने अभी बताया स्मॉल कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन उसमें पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब है कि जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से नीचे है, कितनी? 50 लाख से नीचे है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट मोर देन, मतलब 50 लाख से ज्यादा नहीं है, यानी कि 50 लाख तक है। इक्वल टू भी लगाना चाहिए मुझे, ठीक बोल रहे हो? नॉट मोर देन 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 50 लाख तक चलेगी, है ना? तो ओपीसी में बेटा ऐसा नहीं है कि उतना होना ही चाहिए। ओबीसी में आप ज्यादा भी लगा सकते हो, ठीक है। और टर्नओवर आपका, हाँ ठीक बोल रहे हो, मतलब वही वाले ही हैं लिमिट्स। तो टर्नओवर कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ तक हो सकता है, इसलिए मैंने इज इक्वल टू लगाया, उससे ज्यादा नहीं। मेरी प्राइवेट कंपनी है, हम इसमें भी नॉमिनी कर सकते हैं। हाँ जैसे मैंने 2 है प्राइवेट कंपनी, 2 हाँ, मेमोरेंडम में लिखने, वैसे
उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली मैंडेटरी नहीं है मैम। प्रैक्टिकली आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी में ऐसा नॉमिनी का कोई कंसेप्ट नहीं है प्राइवेट कंपनी में। हम दो लगे एक साथ। हाँ, एक दूसरे को बना दो, है ना, मैं और तुम कर लियो, तुम्हारे को मैं कर लूँ, ठीक है। ये बोल रहे कि दो है और दोनों एक साथ दोनों एक साथ लगे। अच्छा बच्चे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं। चलो, अच्छा स्मॉल कंपनी के बारे में सुना? स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम रहना चाहिए और टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम रहना चाहिए, और ना ही वो सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी थी? जो चैरिटेबल पर्पस के लिए थी। तो स्मॉल कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं हो सकती है, और ना ही स्मॉल कंपनी आपकी होल्डिंग और सब्सिडरी होनी चाहिए। ये होल्डिंग और सब्सिडरी में आपको आगे बढ़ाऊंगी, होल्डिंग और सब्सिडरी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब स्मॉल कंपनी है तो स्मॉल ही रहो ना, बाकी किसी में घुसने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़े। हाँ, चैरिटेबल कंपनी। सेक्शन 8 चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है। अब आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर चाहिए आपको? मिनिमम 7, मैक्सिमम 9, ठीक है। शेयर्स आपके फ्रीली ट्रांसफरेबल, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। और पब्लिक कंपनी के लिए पता है क्या लिखा हुआ है? पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी इज दैट कंपनी व्हिच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ऐसा बच्चे बहुत करते थे, जबकि गलत है ये, ठीक है। पब्लिक कंपनी में तो लिखो कि व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। चलो, पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। किसको? नहीं, किसने कहा? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें पब्लिक से शेयर्स ले रखे होते हैं। उसके मेंबर्स तो कितने हैं? मिनिमम 7, लेकिन क्या वो पैसा पब्लिक से उधार ले सकती है? यस, उसके पास ये चांसेस हैं कि वो पब्लिक से पैसा, हाँ, शेयर्स के रूप में ले सकती है। प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, अपनी कंपनी की डिटेल्स देगी प्रोस्पेक्टस के थ्रू, और इन्वेस्टर्स जो हैं, जो हमारी कंपनी में उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे हम पब्लिक। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक, अच्छा एक चीज और बतानी है, एक पब्लिक कंपनी है, सब्सिडरी होल्डिंग सुना है आप लोगों ने? सिर्फ बताना ही पड़ेगा एक बार। जैसे देखो, एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, ये ए कंपनी और ये सी कंपनी, वो भी है, दो ही है हमारे में, ठीक है। ए कंपनी और बी कंपनी, ठीक है। ए कंपनी ने बी कंपनी में कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, और वो शेयर्स है 60%। कितने? मान लो इसके 1 लाख शेयर्स हैं, जिसमें से 60,000 किसने ले रखे हैं? एक कंपनी ने। तो बताओ, मेजर शेयर होल्डिंग है इसके पास? 50% से ज्यादा शेयर्स ले रखे हैं। तो ए कंपनी बी कंपनी की क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी। बड़ी वाली कंपनी को क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और बी कंपनी क्या बन जाएगी? ये कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, बच्चा कंपनी, ठीक है। लिख मत लेना बच्चा कंपनी, मैं याद करवाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट है तो ये बच्चा बन गया। जिसने ले रखे हैं शेयर्स, जिसने खरीद रखे हैं, जिसके पास पावर है कि मैंने अगर तेरे शेयर्स ले रखे हैं तो मैं तुझे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ए के पास कंट्रोलिंग पावर है ना, तो ए हो गई होल्डिंग कंपनी और बी हो गई आपकी सब्सिडरी। हाँ, ऐसे ऐसे ए लिमिटेड और ये हो गई आपकी बी लिमिटेड, ठीक है। यहाँ इसने 60% शेयर्स होल्ड किए। अगर इसके 1 लाख शेयर्स थे तो ए ने कितने ले रखे हैं? 60,000 शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। तो ए क्या हो गई यहाँ पर हमारी होल्डिंग कंपनी, और बी क्या हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी। अब मुझे एक कंसेप्ट बताना है, वो क्या है? ए लिमिटेड, बताओ ये पब्लिक है या प्राइवेट है? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि इसमें ओनली क्या लिखा है? लिमिटेड, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, बी प्राइवेट लिमिटेड। ये पब्लिक है या प्राइवेट है? प्राइवेट, ठीक है। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होल्ड करती है
तो उस प्राइवेट कंपनी को भी हम क्या मान लेते हैं, है ना? भाई तू किसके कंट्रोल में आ चुकी है, तो तेरे को भी हम किसका स्टेटस दे देंगे, समझ रहे हो? पक्का? भाई जिसके अंडर काम करोगे, बच्चा जिसके अंडर रहेगा उसी की बात तो मानेगा। वैसे वो अगर इसमें शेयर सेल कर देगी फिर हाँ तो वो होल्डिंग बन जाएगी। ये वापस प्राइवेट हो जाएगी। हाँ फिर स्टेटस चेंज हो जाएगा, स्टेटस चेंज हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अपने पीछे चाहे ये प्राइवेट लिमिटेड लगा रही है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को लिमिटेड वाले बेनिफिट्स इससे छीन लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अब किसके अंडर कवर है, पब्लिक कंपनी के अंडर, और इसको हम पब्लिक कंपनी का ही दर्जा दे देंगे। ठीक है? अगर वो किसी जो कंपनी चला रहा है, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी के आधे ज्यादा शेयर खरीद ले, दोबारा बोलो। ओपीसी जो कंपनी चलाता है ना एक पर्सन, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी के मतलब आधे ज्यादा शेयर खरीद ले तो कोई इसको जवाब देने वाला नहीं मिला यहाँ पे किसी ने। ओपीसी का कंसेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा मतलब। क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछे? मैं नहीं बताऊंगी और तुम भी नहीं बताओगे, क्योंकि ये दोनों की बात ही खत्म नहीं हो रही थी। खरीद ही नहीं सकते। आगे यार इसको खुद ही आ गया, मैं इसीलिए याद करवाना चाहिए। ओपीसी क्या किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स खरीद सकता है? अभी पढ़ा है हमने, ठीक है, बात खत्म। चलो अच्छा, ये तीनों समझ में आए? कोई डाउट है? टाइम इज मैम आज के लिए बहुत है। क्यों? एक और कर लो। करवा तो दिया होल्डिंग और सब्सिडी बातों बातों में हो ही गया। पर इससे रिलेटेड और भी कोई इश्यूज का काम है। एसोसिएट है या मैं वो खत्म ही हो जाएगा शायद। अभी होल्डिंग सब्सिडी का सिर्फ बेस बताया मैंने 50% से ज़्यादा, मुझे और भी बातें इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर इतने ज़्यादा पढ़ने के मूड में नहीं हो तो इससे एक अगला वाला कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। होल्डिंग सब्सिडी करा दो। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब एक कंपनी का दूसरे के ऊपर कितना कंट्रोल है, उसके बेसिस पर हमारी कौन कौन सी कंपनी होती है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। एक तो हो गई आपकी होल्डिंग सब्सिडी, एक तो हो गई आपकी होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, और एक हो गई आपकी एसोसिएट कंपनी। दोनों के बारे में बता देती हूँ। देखो, एक चीज मैंने आपको बताई कि अगर किसी कंपनी का दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो वो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। अगर मान लो 50% से ज्यादा शेयर नहीं है, लेकिन ए लिमिटेड बी लिमिटेड को पूरा कंट्रोल करती है, क्या करती है, तो भी ए लिमिटेड क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी। समझ रहे हो? तो आप स्टेटस ही नहीं दे पाओगे, 50% से ज्यादा होना चाहिए। या कहीं के पास 1% बंद हो गया। हाँ, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर किसी को होल्ड करना चाहता है ना तो ऑटोमेटिकली 51 ही लेगा ना, 1% क्यों छोड़ेगा, है ना। चलो, इसको हम बढ़ाएंगे, इसे बढ़ाएंगे। चलो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटेड टर्म्स। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। इस कंपनी के रिलेशन में ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी कब बनेगी? मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। की डेफिनेशन मत करना, इसको ये कह रहा है कि ए लिमिटेड मतलब एक कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, मीन्स वो कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। मतलब इस डेफिनेशन को मत करना, घूमी हुई बात है कि ये कंपनी इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, मतलब ये कंपनी वो है जिसके अंडर कुछ सब्सिडरी कंपनीज है, जिसके अंडर कुछ सब्सिडरीज कंपनीज है, उसके ऊपर वाली को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। तो सिंपल सा क्या ध्यान रखोगे आप, वो सुन लो जरा। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच, ये ध्यान कर लो, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन होती है? वो कंपनी होती है जिसके अंदर इन विच
द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिट करना मीन्स बनाना, डायरेक्टर्स के ग्रुप को बनाने की पावर रखती है, जो कंट्रोल कर सकती है उनको, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल हो रहे हैं वो क्या बन जाएगी? सब्सिडियरी कंपनी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ 50% से ज्यादा ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अगर आपने उसके शेयर एक्वायर किया तो बेटा वोटिंग पावर भी तो ले लिया आपने, क्योंकि जिसके पास शेयर होते हैं उतनी उसके पास वोटिंग पावर होती है। तो एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी। इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, ए लिमिटेड ने या तो अभी कंट्रोल वाला हटा दो। एक पॉइंट तो ये हो गया कि अगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन का अगर ये कंट्रोल कर रहा है तो ये होल्डिंग है। दूसरी बात, अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं? एक एग्जांपल तो था 60%, तो ए लिमिटेड ने अपने आप से खुद से 60% ले रखे हैं बी लिमिटेड में, तो ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई और बी क्या बन गई? सब्सिडियरी। एक एग्जांपल और ले लूं, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में, यहाँ सी ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ सी ले रही हूँ, यहाँ ले रही हूँ बी लिमिटेड, इसमें इसने ले रखे हैं 30% और यहाँ भी इसमें ले रखे हैं सुनो, ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड में 60% शेयर्स लिए, तो ये बन गई क्या? होल्डिंग, और ये बन गई ठीक है, ठीक है। बी सी लिमिटेड ने बी लिमिटेड में कितना ले रखे हैं? 60%, तो सी लिमिटेड क्या बन गई? होल्डिंग। किसकी होल्डिंग? बी की। और बी लिमिटेड क्या बन गई? किसकी? सी की। ओनली सी की। अगर ए की सब्सिडियरी सी है और सी की सब्सिडियरी बी है तो ऑटोमेटिकली बी सब्सिडियरी किसकी बन जाएगी? ए की। समझ रहे हो इस बात को? सी की नहीं रहेगी, इसकी भी है, इसकी भी है, साथ ही साथ इसकी भी है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ सी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड। वेरी गुड, समझ में आया ये कंसेप्ट? यस मैम। तो या तो ए लिमिटेड अपने आप से इस कंपनी, अब बताओ ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड में कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं? बताओ। 120 दिमाग लगाओ। ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड में 60% लिए थे, तो ये सी लिमिटेड सब्सिडियरी बन गई ए की, बन गई ना, और सी ने बी में 60% ले रखे थे, तो बी सब्सिडियरी बन गई सी की। लेकिन इसके साथ तुमने एक बात और कही कि बी लिमिटेड सब्सिडियरी ए की भी बन रही है, तो कितने परसेंट शेयर्स की? वेरी गुड, बोल रहे हो, ठीक है। ऐसे करना है मल्टीप्लिकेशन। ए ने अगर बी में 60% होल्ड कर रखा है और बी ने आगे उसमें 60% होल्ड कर रखा है, तो ए के पास ऑटोमेटिकली बी लिमिटेड में कितना आ गया? 36%। आ रहा समझ? ए ने अगर सी में 60% होल्ड किया, बच्चों को ना ध्यान समझने में नहीं जा रहा, मैंने बोल दिया ना वेरी गुड करो, गौरव तूने तो क्या बता दिया। इतना दिमाग है इसके पास। ए ने अगर सी में 60% होल्ड किया, वो 60% का मालिक है सी कंपनी का, और सी कंपनी बी में 60% की मालिक है, तो ए का सी में कितना कंट्रोल हो गया? बस इतना है कि मालिक है। सिंपल सी बात, ठीक है, समझ आ गया? Yes, तो या तो ए लिमिटेड खुद से कर रही है एट इट्स ओन, तो सी लिमिटेड में कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है? देखो, इसको तो हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे ना, कि ए ने उसके शेयर्स एक्वायर किए डायरेक्टली, सी ने बी के शेयर्स एक्वायर किए डायरेक्टली, लेकिन ए और बी का जो रिलेशन बना यहाँ पे वो क्या है? इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ए ने बी लिमिटेड में 36% शेयर्स जो होल्ड किए हैं वो थ्रू सब्सिडियरी किए हैं, थ्रू, क्योंकि ए ने सी में इतने लिए थे तो सब्सिडियरी के साथ मिलकर उसके पास बी के भी शेयर्स हो गए ना 36% टोटल,
है ना। तो ए में 60% सी के ले रखे हैं और बी के कितने ले रखे हैं 36%। क्लियर है? Provided that such class of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed। अब layers क्या होती है जरा वो सुन लो। ये लेयर बन रही है एक तरीके से, ए लिमिटेड के नीचे सी लिमिटेड की लेयर बनी, लेयर 1। दूसरी लेयर कौन सी बनी? ये बनी। आप इसके नीचे और नहीं जा सकते, समझ रहे हो? इसके नीचे और नहीं जा सकते कि बी लिमिटेड अगर किसी और कंपनी में एक्वायर कर लेगी तो ए लिमिटेड उसकी होल्डिंग नहीं, आपकी सिर्फ 2 लेयर ही रहेंगी। इसके पीछे क्या रीजन है कि ऐसे तो मान लो ए कंपनी अपने नीचे बहुत सारी कंपनियां बनाती जाएगी और सबको कंट्रोल करती जाएगी, नहीं, गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती, आप मोर देन 2 लेयर नहीं आपको अलाउ। ठीक है, ये बात ध्यान है, इंटर में है, लेकिन मैं तुम्हें बता दी कि 2 ही लेयर मिलेगी आपको, सी लिमिटेड तक जा सकते हो और उसके बाद बी लिमिटेड तक। लेकिन देखो वर्टिकली तो नहीं जा सकते, हॉरिजॉन्टली जा सकते हो। हॉरिजॉन्टली का मतलब मान लो ए लिमिटेड के पास बहुत पैसा था, बहुत अमीर है ये कंपनी, है ना, इसने बी में भी पैसा लगा रखा है, इसने सी में भी पैसा लगा रखा है, इसने डी में भी पैसा लगा रखा है एंड सो ऑन, बहुत पैसा है। तो क्या ऐसे तो बढ़ सकते हो ना, ऐसे तो आप कितना भी जा सकते हो, लेकिन लेयर 3 पे नहीं जा सकते, समझ रहे हो? इससे नीचे एक और लेयर नहीं बनेगी, लेकिन इसके बराबर में और चल सकती है, इसके बराबर में और चल सकती है। थोड़ी होता है, बी लिमिटेड भी किसी को खरीद लो शेयर पे। क्या बी लिमिटेड खरीद ले? अगर बी लिमिटेड खरीदेगी ना तो उसकी चेन शुरू हो जाएगी। मतलब अगर देखो तुम्हारे एग्जांपल में चला रहे हैं, बी लिमिटेड ने अगर डी लिमिटेड में अगर डी लिमिटेड में मान लो 70% शेयर होल्ड किया, ठीक है, तो अब तुम इस डी लिमिटेड को किस किस की सब्सिडरी बनाओगे? बी की और ए की नहीं, समझ रहे हो? कर तो सकते हैं होल्ड, लेकिन इसको उसकी होल्डिंग कंपनी नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे ऊपर सिर्फ आपको 2 ही पर्सन देखने हैं। क्लियर है? होल्डिंग सी बन जाएगी और वो सब्सिडी और वो सब्सिडी। हाँ, होल्डिंग सी बनेगी और बी बनेगी डी की, ठीक है ना, ए को हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? चलो एग्जांपल देख लो जरा। A will be subsidiary of B if B control the composition of board of director of A। अगर B A के board of director को कंट्रोल करता है तो A जो है वो B की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। दैट इज इफ B कैन विदाउट द कंसेंट और अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ A। कंट्रोल करने का मतलब आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो बिना किसी की इजाजत लिए, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल। अगर आपके पास ऐसी कंट्रोलिंग पावर है केवल तभी आप होल्डिंग कंपनी बन सकते हो, ठीक है। और एक और एग्जांपल है, उसमें 50% से ज्यादा वाली बात है, और तीसरा एग्जांपल वो वाला है जिसमें मैंने ये समझा दिया, ठीक है। हाँ जी, और ये समझ में आ गया स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी टू पब्लिक कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है तो उसका स्टेटस बदल के क्या बन जाता है? पब्लिक कंपनी। चलो अब आती है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी में देखो क्या होगा, जहाँ ये ऊपर लिखी हुई है सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी, ऐसे लिखना सब्सिडरी कंपनी, ये मत लिखना इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, ये याद नहीं होगा। सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब वो बीच वाला काट दो, सिर्फ इतना लिखो सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या तो खुद से या फिर अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर, ठीक है। yes. अब आती है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? जहां ये आपने 50% का एग्जांपल लिया ना अभी तक, अब आ जाएगा अगर आपने किसी में 20% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो वो क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी। लेकिन 50 से कम रहना चाहिए, क्योंकि 50 से ऊपर होती है तो क्या बन जाएगी? होल्डिंग। तो आपको एसोसिएट बनने के लिए 20 से ज्यादा होल्डिंग करनी है, 20 से ज्यादा शेयर्स होल्ड करने हैं। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। Associate company in relation to another company means a company in which other company has a significant influence
दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। अब इसने कहा कि अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो कंपनी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। और जॉइंट वेंचर को भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं एसोसिएट में। जॉइंट वेंचर क्या होता है? मींस अ जॉइंट अरेंजमेंट जहां पर पार्टीज that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement। मतलब जो jointly किसी में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जॉइंट वेंचर कंपनी कहलाएगी, उसी को हम एसोसिएट में ही इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है टोटल शेयर कैपिटल। कहाँ यूज हुआ है? कहाँ पर? अरे यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा है। डेफिनेशन में तो नहीं दिख रहा ना। चलो, अगर जहाँ पे भी टोटल शेयर कैपिटल का मतलब आएगा उसमें पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी और आपकी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी पर्सन ने पर्सन में कंपनी भी इंक्लूड होती है बच्चों। पर्सन मतलब इंडिविजुअल नहीं होता, सिर्फ पर्सन में बॉडी कॉर्पोरेट भी आती है। तो अगर किसी कंपनी ने मान लो किसी और कंपनी में किसी पर्सन ने अगर किसी कंपनी में फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर होल्ड किए हैं, बता दो, फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर होल्ड किए हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे एसोसिएट कंपनी का स्टेटस निकालने के लिए। जैसे आपके पास मान लो क्वेश्चन आया कि इस कंपनी ने इसके इतने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और इस कंपनी के इतने शेयर्स थे, तो आप परसेंटेज काउंट करोगे ना कि इसने कितने परसेंट होल्ड कर रखे हैं। जैसे एक बी कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है, और ए कंपनी ने 20,000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, 21 ले लिया, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? 21,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100, तो कितना परसेंट हो गया? 21। तो हम क्या कहेंगे कि यस, ये इसकी एसोसिएट कंपनी है। लेकिन अगर किसी ने इस 21,000 शेयर्स में 2,000 शेयर्स ऐसे थे जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में लिए थे, किसमें लिए थे? फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, तो आप उन 2,000 शेयर्स को काउंट नहीं करोगे। यानी कि अब आपके कितने शेयर्स हो गए? 99,000। तो अब बताओ, अब ये एसोसिएट बन रही है? समझ रहे हो? अब फिड्यूशियरी कैपेसिटी क्या होती है? फिड्यूशियरी कैपेसिटी होती है एक विश्वास का नाता, है ना? विश्वास का नाता मतलब जैसे डॉक्टर और पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको जो दवाई देता है पेशेंट आराम से खाता है ना, किस पे विश्वास करके? डॉक्टर के ऊपर कि वो मुझे सही दवाई दे रहा है ना? अब जैसे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन फिड्यूशियरी कैपेसिटी है ना? समझ रहे हो? तो विश्वास के नाते के जरिए अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं तो उसको हम एसोसिएट कंपनी के लिए काउंट नहीं करेंगे। एग्जांपल देख लो, ए लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड होल्ड 23% ऑफ शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड and 15% share capital of C Limited. By virtue of shareholding pattern, B Limited will be known as the associate company। मैं बना दूँ एक बार ये। A Limited है एक कंपनी, उसने क्या किया? होल्ड किया B Limited में कितना? 23%, और साथ में क्या क्या है? 15% C में। तो A ने ही C में कितना लगा रखा है? 15%, B में लगाया 23%, ठीक है। अब किसको एसोसिएट बोलोगे आप? बी को क्या बोलोगे? बी लिमिटेड विल बी नोन एज एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड एज द होल्डिंग इज मोर देन 20%, whereas C limited will not be associate company because 20% शेयर होल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो 20% शेयर होल्डिंग नहीं है तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। जब तक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगा तब तक कैसे C लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी बन सकती है। आ गया समझ? पक्का? एसोसिएट कंपनी का था तो सही, मैं कुछ बोला इसमें नहीं है लेकिन कुछ नाम था।
ऑन 16 अप्रैल 2018। कहाँ है? कहीं नहीं है, बोर्ड पे है, देखो। एक अनिल नाम का बंदा था जिसने 16 अप्रैल 2018 को एक ओपीसी फॉर्म की है, ओपीसी बनाई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। द टर्नओवर ऑफ ओपीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, पहले ही साल में 31 मार्च 2019 तक इसका टर्नओवर कितना हो गया? 2.5 करोड़, 2.25 करोड़। His friend सुनील wanted to invest in his OPC, उसका एक फ्रेंड था सुनील, अनिल का फ्रेंड था सुनील, उसने कहा कि मुझे तेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। So they decided to convert it voluntarily into a private limited company। अब ये चाहते हैं कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाए, क्योंकि देखो अगर सुनील आना चाहता है तो 2 मेंबर हो जाएंगे, जबकि आपके ओपीसी में 2 मेंबर नहीं हो सकते, तो आपको अपना स्टेटस क्या करवाना पड़ेगा? कन्वर्ट। तो क्या बताओ, 2 साल अभी पूरे भी नहीं हुए, आप चेंज करवा सकते हो? करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने 2 सालों में ही पहले ही साल में कितना कर लिया? 2 करोड़ से ऊपर। अगर इसका टर्नओवर इन 2 सालों में ही 2 करोड़ से ऊपर हो चुका है, तो यस, ये वॉलंटरी कन्वर्ट हो सकता है, करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। एक और अरे वो कहाँ गया? अच्छा, वो इंटर में था और वो एमसीक्यू में आया हुआ था, उसमें मुझे क्वेश्चन बोलना पड़ेगा। एक मिनट, आराम से पूछ लेना। नहीं आराम से, क्या बात है, ये लो मेरे आगे सनफ्लावर फौना लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। कैसी कंपनी है? मान लो ये एस लिमिटेड एक कंपनी है, सनफ्लावर लिमिटेड, ठीक है। इसके ना देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी। कितने मेंबर हैं? 230। आप सुनना ये 230 का डिस्क्रिप्शन। मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें डायरेक्टर्स भी इंक्लूड हैं, वो हैं 190, ठीक है। एम्प्लॉइज हैं जो कि मेंबर्स भी हैं, 15। एक्स एम्प्लॉइज ये इंक्लूड है, बता रही हूँ मैं। एक्स एम्प्लॉइज हैं 10 और 5 कपल जिन्होंने शेयर्स ना जॉइंटली ले रखे हैं। तो 5 कपल मतलब कितने मेंबर हो गए? 10 हो गए ना। इन्होंने शेयर्स कितने ले रखे हैं? जॉइंटली लिए थे इन्होंने, ठीक है। 5 कपल हैं, एक शेयर दो लोगों ने मिल के लिया है, ठीक है। तो इनको हम 10 मेंबर काउंट किया इन्होंने, और अदर्स हैं आपके 5, ये हो गए टोटल आपके 230, ठीक है। अब हुआ क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोजेस टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है, बताओ कर सकती है? ऑल्सो एडवाइज वेदर रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर इज नेसेसरी। नो मैम, किसने बोला पहले? तो क्यों? क्योंकि इसमें ये जो एम्प्लॉइज है एज अ मेंबर इसमें प्राइवेट में इनके तो फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं। बेसिस बताओ कोई ढंग से कि हम क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? बोले 200 से ज्यादा लिमिट हो गई, इसलिए पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं सही है इस बात पे, लेकिन जो इन्होंने 230 मेंबर की काउंटिंग कर रखी, क्या वो सही कर रखी है? क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? इनको हटा दो, एक्स एम्प्लॉइज को हटा दो। और एक बात बताओ, एक मेंबर एक वोट वाली बात होती है ना, 1 मेंबर 1 वोट, और 1 मेंबर के पास 1 ही शेयर है। सॉरी, एक शेयर 2 लोगों ने मिल के लिया हुआ है, एक शेयर 5 मिनट। एक मेंबर ने 2 मेंबर ने मिलके एक शेयर को होल्ड किया हुआ है, तो आप उसको क्या 10 मेंबर काउंट करोगे? कितने करने चाहिए? 5। तो इसको आपको करना चाहिए 5। ये आपके हैं 190 और अदर्स हैं आपके 5, टोटल कितने हो गए? 200। बताओ कन्वर्ट हो सकती है? अब हो सकती है, पहले भी हो सकती थी अगर ये अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस कर दे।
तक 200 तक, क्योंकि आपकी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो अगर अपने ये मेंबर्स को 200 तक ले आए तो ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अभी आप ये चेक कर लो कि इसने अपनी काउंटिंग सही कर रखी है, क्या पता रिड्यूस करने की जरूरत ही ना पड़े। और वही बात हुई, इसने गलत काउंटिंग कर रखी थी, इसके मेंबर हैं ही कितने? 200, तो ये इजीली कन्वर्ट हो सकती है विदाउट रिडक्शन। क्लियर है? ये आया हुआ है और ये